एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल डेडिकेटेड है उन लाखों व करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है। जैसे कि आपका लोको पायलट का हो गया, आपका एसएससी का जेई का हो गया, आपका रेलवे का आरआरबी का जेईन का हो गया, तो आपका मेट्रो का परीक्षा हो गया। तो इन परीक्षाओं में टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है और इस टेक्निकल पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल का, और इलेक्ट्रिकल में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एसी सर्किट प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं या कॉन्सेप्ट वीक होते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फालतू में छोड़ देते हैं। तो मैं अरुण गुप्ता ये वादा करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को बनने के बाद में, इस ट्यूटोरियल को जानने के बाद में आपका जो ये वाला जो सेक्टर है या आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके इसके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा जो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस हैं, तो इन कॉन्सेप्ट की मदद से कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है एग्ज़ाम का, जिससे कि आप अपना जो एग्ज़ाम है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएँ। और जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को रजिस्टर किया है तो हमारी वेबसाइट से इसके ये पार्ट 1 आप देख रहे हैं, बाकी पार्ट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि रजिस्टर कर लीजिए, कंजूसी अभी मत कीजिए। जब आप जो है लोको पायलट बन जाए या फिर जो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आ जाए तब आप जितना भी कंजूसी करना है कर लीजिए। बट फिलहाल के लिए जो इंडिया का जो बेस्ट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट है theory2practical.com, उस पर जा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप हेल्पलाइन है स्टूडेंट का 8003378523, और हमारी ईमेल आईडी है theory2practical@gmail.com। इसमें आपको करना क्या है, आपका नाम, जैसे आपका नाम अमित है और आपकी सिटी मान लीजिए पटना है, और आपका जो एग्ज़ाम है ये लोको पायलट का एग्ज़ाम है, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है उसको आप इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। तो किस प्रकार से आपको कोर्स रजिस्टर करना है और बाकी का जो स्टडी मटेरियल है किस प्रकार से आपको मिलना है, तो उसके बारे में हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस अपनी क्लास की ओर, और क्लास में हम चलते हैं एसी सर्किट पे, प्रत्यावर्ती धारा पे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसका एसी का क्या मतलब होता है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट। क्या होता है दोस्तों? ऑल्टरनेट साइकिल। अब मुझे ये बताइए कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के दूसरा, या एक के बाद दूसरा, फिर एक साइकिल। ठीक है, और ये साइकिल है मतलब साइकिल कहने का मतलब है एक बार मैं घूमा लेफ्ट, फिर मैं घूमा राइट, और उसके बाद मैं घूमता हूँ लेफ्ट, फिर मैं घूमता हूँ राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ ऑल्टरनेट, एक के बाद दूसरा करना। तो जो एसी सर्किट है, अब मैं इसका जो वेवफॉर्म बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं। पहले मैं आपको उसका डायग्राम ले चलता हूं और उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन अपन समझेंगे, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका फिजिकल, इसका क्या मतलब है, मतलब जिससे आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पाए, प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। हम जो एसी जो साइनसॉइडल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, ये पीछे भी है इसी प्रकार से। अब दोस्तों, जो इसका जो मैथमेटिकल जो इसको एक्सप्रेशन है वो है हमारा आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब जानते हैं ऑल्टरनेट से मेरा क्या मतलब था, उसको आप समझिए। देखिए यहाँ से लेके आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो जीरो से लेकर ए तो ये पॉजिटिव थी साइकिल, पॉजिटिव साइड में था, और उसके बाद में ये हो रहा है नेगेटिव, फिर उसके बाद में हो रहा है पॉजिटिव, और उसके बाद में ये हो रहा है नेगेटिव, फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इसको मैं एक के बाद एक, अभी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है इस रीजन में, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा ऑल्टरनेटिंग साइकिल। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं। अब हम समझते हैं ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उससे इसका किस प्रकार से संबंध है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं साइन का ग्राफ बोलता है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएंगे कि ये साइन का ग्राफ है, और अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, मतलब π/2 की अगर मैं बात करूँ, मतलब 90 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ,
तो साइन ओमेगा टी कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1, यानी कि इस पॉइंट में आई मेरा आई नॉट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो ये है, यानी कि ये है मेरा आई नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये है आई नॉट। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 180 डिग्री में आप जानते हैं साइन का ग्राफ 0 होता है, तो ये फैक्टर आपका 0 है, तो आई नॉट इंटू 0 आपका हो गया, आई कितना हो गया 0, तो ये हो गया मेरा 0, यहाँ पे है 0। यहाँ पे आप आइए, ये है आपका 3π/2, यानी कि आपका 270 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन ओमेगा टी की वैल्यू है -1 होती है, मतलब अब ये -1 है, तो -1 इंटू आई नॉट, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा -I0, तो कहने का मतलब है ये जो है -I0 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 360 डिग्री जब पूरा हो जाता है, मतलब 2π हो जाता है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है 0 और I0 इंटू 0, ये हम हो गया आई हमारा 0। ठीक है, तो आपने ये समझा इस बात को कि डिफरेंट पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि आई का मान क्या है। और ये जो दोस्तों ग्राफ है वो आई वर्सेस टी का ग्राफ है, मतलब करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये हमारी जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, जो हमारी एसी करंट है, वो है ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये देख रहे हैं इसमें, तो वो 0 से शुरू हुई और फिर बड़ी धीरे धीरे फिर वो आई नॉट हुई, और उसके बाद वो आई नॉट से फिर कम होती हुई 0 हुई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू 10 है, तो ये पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 2.5 थी, फिर 3.5 थी, फिर बढ़ते बढ़ते 10 हुई, फिर अब नीचे गई, फिर 0 हुई, फिर उसके बाद में ये 0 होने के बाद में नेगेटिव डायरेक्शन में गई, मतलब कि -1 -2 होते हुए -10 भी गई, और फिर -10 हो गई, फिर उल्टी जाएगी -9 -8 करके फिर ये 0 हुई, और फिर ये ग्राफ जो है इसका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये अच्छी तरह समझ लिया कि ये I क्या है और ये T क्या है। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, ये टाइम के साथ इसका ग्राफ हमने खींचा है, और इसमें आपने देखा कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मोमेंट पे अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड और बातें। अब इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है कि एसी धारा क्या है और एसी सर्किट, एसी करंट क्या है। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे, अभी हम उस क्वेश्चन को भी लेंगे। तो उसमें इस प्रकार से हमको जानना होता है, इस बात को समझना होता है कि यहाँ पे टाइम के साथ में, मतलब समय के साथ में 2 चीज़ें चेंज हो रही है दोस्तों। क्या? एक तो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, और एक चीज़ हो रहा है आपकी डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि समय के साथ इसमें क्या क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन, या दोनों में से कोई नहीं। तो आपको लिखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफ इसका अगर इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन हमेशा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑल्टरनेटिंग? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मैं ऑल्टरनेटिंग नहीं बोलूँगा। इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है पर इसका डायरेक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो इसको मैं ऑल्टरनेटिंग नहीं बोलूँगा। तो ऑल्टरनेटिंग का जो उदाहरण है, जो ऑल्टरनेटिंग की जो प्रॉपर्टी है, तो वो ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी बढ़ना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और डायरेक्शन दोनों में आपका चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ले गया हूँ, जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इस मैथमेटिकल, और फिर मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया है आपको। और फिर एक चीज़ मैं आपको बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते हैं आपके ऑल्टरनेटिंग साइकिल में। आइए, अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट हो रहा होगा कि सर इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसको हम फिजिकली इस प्रकार से समझेंगे। तो ये देखिए, अगर मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, मैं एक बल्ब लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये है मेरा एसी सोर्स। एसी सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, अब आपने देखा होगा डीसी सर्किट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब बैटरी हम लगाते हैं, तो हम यहाँ पे करंट लिखते हैं आई। पर एसी सर्किट में हम इस प्रकार से करंट नहीं लिख सकते कि करंट का फ्लो हमेशा ऐसे जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि I = 10 sin ओमेगा टी है, इसका करंट जो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I = 10 sin ओमेगा टी है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें यह है कि I हमेशा ऐसे भी जाएगा और I जो है आपका ऐसे भी जाएगा। तो ये I क्या है वो समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें करंट पहले
ऐसे जा रहा था, मतलब करंट पहले जीरो था, करंट पहले यहाँ पे जीरो था, फिर करंट बढ़ा 1 एम्पेयर बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 10 एम्पेयर बढ़ा। ठीक है, अब करंट 10 एम्पेयर हो गया। उसके बाद में करंट कम होना शुरू हुआ, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 0 बहने लगा, और फिर 0 के बाद में करंट जो है उल्टा भी बहा इसका, यहाँ से फिर अब करंट पहले ऐसे जा रहा था, अब करंट जो है इसका ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, फिर वो 0 से बढ़ेगा, 0 से लेके 1 2 3 करके 10 बढ़ेगा करंट, और फिर 10 के बाद में 0 -10 के बाद में, मतलब 10 इंक्रीज मैक्सिमम इस पॉइंट पे आने के बाद में वो डिक्रीज होगा, 0 पर होगा। तो ये इसकी मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई कि किसी भी बल्ब में जो करंट की जो एक्चुअल जो फ्लो रहता है वो इस प्रकार से रहता है। तो मतलब करंट आपकी पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर घटती है, और फिर उस एक साइकिल के बाद फिर इस डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर घटती है। तो ये साइकिल पूरी रिपीट होती रहती है। तो ये मैंने इसका एक्चुअल मतलब बताया कि इसका फिजिकल मतलब क्या है। तो अभी तक मैं आपको काफ़ी चीज़ें इसमें करवा चुका हूँ। अब मैं आपको बाकी चीज़ आ जाऊँगा, जैसे कि एक चीज़ इसमें आ गई है, आवर्त काल क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फिर मैं लूँगा आपका पीक वैल्यू क्या है, फिर मैं लेता हूँ तात्क्षणिक मान क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, फिर मैं लूँगा औसत क्या है, फिर क्या है आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट जो है इन 5 चीज़ों को लेता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। तो मैंने आपको बात करी कि I = 10 × sin ωt की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान की, इंडिया की, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ है, और इसके हिसाब से टाइम पीरियड हो गया 1/f, यानी कि आपका 20 मिली सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि करंट की जो वैल्यू है वो 0 से लेके इस पॉइंट पर, इस पूरी साइकिल पे आने में कितना समय लगेगा दोस्तों, उसको 20 मिली सेकेंड लगेगा। कितना? 20 मिली सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इस पीरियड को मैं बोलता हूं टाइम पीरियड बोलता हूं। उसके बाद ये रिपीट होगा। अब ये जानिए कि टाइम पीरियड क्या होता है, वो आप समझिए, एक्चुअल इसकी डेफिनेशन समझिए। क्या मैं उसको टाइम पीरियड बोलूँगा कि जब इसकी जो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाए, तो क्या उसको मैं टाइम पीरियड बोलूँगा? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर भी है, पर ये इसका टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये भी नहीं है। इसका टाइम पीरियड जो डिफाइन करेगा वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड और हमारा डायरेक्शन। मतलब कि इस वेव फॉर्म में एक ऐसा पॉइंट, कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट ले लीजिए और उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप बता दीजिए। ठीक है, और हमको ये बताना है कि अब उसको कितना समय लगेगा कि अब जो है दोबारा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो सेम हो जाए। तो उस समय को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो इसको समझिए, जैसे मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो इस पॉइंट में मेरी कितनी मैग्नीट्यूड है? 0 है, और इसकी डायरेक्शन कैसी है दोस्तों? इस डायरेक्शन में है। अब 0 और कौन से पॉइंट में है मैग्नीट्यूड? जी हाँ, इस पॉइंट पे भी करंट 0 है, पर इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ से, मतलब वो ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी। अब आप 0 यहाँ पर भी हो रहा है, तो 0 यहाँ पर हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू पॉजिटिव, यहाँ पर भी माइनस टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट में सेम रहा, तो इसको मैं बोलूँगा इसका टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त काल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड क्या है। और टाइम पीरियड अगर भारत में जो फ्रीक्वेंसी है हमारे हिंदुस्तान में 50 हर्ट्ज है, उसके अनुसार जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों वो है 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने कवर कर दिया, आपको टाइम पीरियड का कवर कर दिया। अब मैं कवर कर लेता हूँ साथ में ही फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझा देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। आइए समझते हैं। तो ये आपने समझ लिया टाइम पीरियड क्या है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जब दिशा और उसका जो स्तर है वो समान होगा, तो उसको हम बोलेंगे आपका टाइम पीरियड। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F = 1/T = आपका होता है 50 हर्ट्ज। इंडिया की मैं बात करूँ तो अब इसमें आप ये समझिए बात को कि फ्रीक्वेंसी को हम एक और प्रकार से लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो हम ये लिखते हैं कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल आएगी, वो है हमारी 50 हर्ट्ज। आइए समझते हैं इसका क्या कहने का मतलब है।
50 साइकिल आएगी, ठीक है, 50 साइकिल आएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल कवर कर रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है इस पॉइंट पे। तो इसको समय लगा 20 मिली सेकेंड। अब मुझे ये पूछना है कि बताइए कि एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल आएंगी। ये 20 मिली सेकेंड, ये 20 मिली सेकेंड, ये 20 मिली सेकेंड, जब आप जोड़ेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय आप करेंगे क्या, आप क्या करेंगे 20 मिली सेकेंड। तो 20 मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर -3। अब 1 डिवाइड बाई 20 है और ये लिखा है 1000, -3 ऊपर पहुंच गया, ये हो गया 1000, 0 से 0 कटा, ये हो गया 100/2 यानी कि 50। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में ये 50 साइकिल करेगा और मतलब 2 सेकंड में ये 100 साइकिल करेगा। तो ये 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज रहती है, कुछ देशों में 60 हर्ट्ज रहती है। अधिकतर जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं जो देश, उसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहती है और जो अमेरिका और यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 60 हर्ट्ज भी होती है। तो मैंने अभी आपको आवर्तकाल भी बता दिया और आपको मैंने आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ पीक वैल्यू की ओर। तो पीक वैल्यू क्या है दोस्तों, पीक वैल्यू मतलब शिखर। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस टाइप से आप ग्राफ देख रहे हैं, तो आपका शिखर क्या है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, वो है आपकी ये जो कि है I0। तो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है I0, ठीक है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है और दिया जाता है कि I = 200 sin ω/t है, तो बताइए इसकी पीक वैल्यू क्या है, तो आपका उत्तर होगा इसकी पीक वैल्यू है 200। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब बढ़ते हैं आगे तात्क्षणिक मान के बारे में, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंट का मतलब होता है वो क्षण, वो पर्टिकुलर मूवमेंट। तो अगर मुझको एक टाइम बताया जाए कि अभी बताओ एग्जैक्टली कि इस टाइम पे कितनी उसकी वैल्यू है, तो वो मैं बोलूँगा ये है। इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है, वो है ये। तो ये है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर मुझको बोला जाए कि एग्जैक्टली बताइए इस समय इसकी क्या वैल्यू है, तो ये यहाँ पर इतनी है। यहाँ पे बोलूँगा I0 है। अगर यहाँ पूछा जाए मुझे घड़ी देख के, तो मैं बोलूँगा -I0 है। तो उसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किस समय की आप बात कर रहे हैं, तो वो है हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग औसत मात्रा की ओर, दैट इज एवरेज के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसमें स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। हम चले थे ऑल्टरनेटिंग साइकिल में, इसकी वेवफॉर्म हमने लिया, उसके बाद में हमने इसका फिजिकल मतलब समझा, इसका रिप्रेजेंटेशन समझा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझा, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, और एसी धारा के बारे में बताया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो सारे हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और उसके बाद हम सवाल भी लेंगे। तो उससे पहले हम 1-2 कॉन्सेप्ट और समझ लें। हम समझ लेते हैं एवरेज वैल्यू को समझ लेते हैं और उसके बाद हम RMS वैल्यू समझ लेते हैं और उसके बाद में हम एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए एवरेज का मतलब क्या होता है वो समझते हैं और इसको मैं और अच्छा बना देता हूँ। अच्छा, आप जो है इसको देख रहे हैं जो इस ट्यूटोरियल को, साथ में आप एक अपने नोट्स भी बनाते जाइए और उसको लिखते जाइए। तो ये थ्योरी जो करा रहा हूँ उसको भी लिखिए और जो मैं सवाल अभी आपको दूंगा उसको भी आप करते रहिए। तो औसत के बारे में है, औसत मात्रा क्या होगी तो वो समझते हैं। ये हमारी है साइन वेव, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आप जान रहे हैं I0 sin ω/t है, ठीक है। अब हमको औसत मात्रा पूछी गई है। देखिए वैसे अगर मैं बात बताऊं कि इसकी औसत मात्रा क्या है, टेक्निकली मैथमेटिकली अगर बात करूं मैं, किसी भी साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। मैथमेटिकली बात करूं मैं तो आप, पर वैसे जो हमने जो डिनोट किया है उसके बारे में बताता हूं कि 0 नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल में अलग प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए एवरेज आपने पढ़ा है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका औसत। तो औसत में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी की हाइट जो है, किसी की उम्र 18 है, किसी की 17 है, किसी की 15 है, किसी की 14 है। तो उन सब की एज को अगर मैं जोड़ दूँ, उन सब की एज को मैं जोड़ दूँ और जितने स्टूडेंट हैं 10 से मैं भाग दे दूँ, तो मुझको जो उस क्लास की एवरेज हाइट और औसत हाइट है वो मालूम पड़ जाएगी।
सेम इसी प्रकार से हम यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे इंस्टेंटेनियस इसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे आप देखिए, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूँ एक पूरी साइकिल की, ठीक है, और अगर आप इन सबको जोड़ दें, ये सबको आप जोड़ दें और उसके बाद जितने आपने सैंपल लिए हैं, जितने आपने टुकड़े किए हैं, उनको आप उससे भाग दे देंगे तो आपका निकल आएगा उसकी एवरेज वैल्यू। पर वो निकल के आएगी दोस्तों 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, मान लीजिए ये 10 एम्पियर है, 10 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1 है ये पॉइंट, तो ये 1 और 1 आपका हो गया कितना, 2 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सिमिलर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, -1 और -1, मतलब -2 और 2 आपका 0 हो जाएगा। ऐसे ये सारे पॉइंट आपस में कट जाएंगे, मतलब जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, और आप उसको जोड़ेंगे इन दो चीज़ों को तो वो 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर इस वाले पार्ट को इधर मैं शिफ्ट कर दूँ तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो बीच का होगा, दैट इज़ ये वाली लाइन होगी जो कि 0 है। पर जो इलेक्ट्रिकल में हम जिसको डिफाइन करते हैं वो इस प्रकार से नहीं करते हैं, एवरेज को पूरी साइकिल के लिए नहीं लेते हैं, हम लेते हैं उसको हाफ साइकिल के लिए लेते हैं, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए एवरेज को लिया जाता है। तो हम वैसे तो औसत 0 हो जाएगा, तो उससे तो कुछ निकल के आएगा नहीं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि या तो पॉजिटिव वाला हाफ ले लो या आप नेगेटिव वाला हाफ ले लो और उसकी औसत बता दो, तो उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल में उसकी एवरेज वैल्यू। तो ये हमने समझा। अब आपने 11th-12th में या फिर अगर आपको इंटीग्रेशन आता हो तो आपने थोड़ा नॉलेज होगा इसमें, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमको ये पूरा ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आई का हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक हम इंटीग्रेट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे हम, पाई से ही हम डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरी हो गई एवरेज वैल्यू। मतलब यहाँ तो हम सम कर रहे हैं और जितने हमने यहाँ पे सैंपल लिए उससे हम उसको भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आई 0 से लेके पाई लिखा है और आई की जगह हम लिखते हैं अगर I0 sin ओमेगा t लिखते हैं और डिवाइड करते हैं हम पाई से। अब साइन का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है cos ओमेगा t, तो ये होगा दोस्तों I0 और हम ये ओमेगा t यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ओमेगा t जो है वो पाई है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया I0 और ये हो गया माइनस cos ओमेगा t और यहाँ पे वैल्यू डालनी है आपको 0 और पाई और यहाँ पे नीचे लिखा है आपका पाई। अब आप देखिए इसको, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका cos ओमेगा t, cos माइनस आप बाहर निकालिए, ये हो गया cos पाई माइनस cos आपका 0 और डिवाइड बाय यहाँ पे पाई है और ये I0 है, ठीक है। तो ये देखो माइनस इधर है और ये -1 होता है cos पाई और cos 0 आपका 1 होता है, तो ये -2 हो गया, -2 इंटू -1 आपका 2 हो गया। तो ये दोस्तों कितना हो गया आपका 2I0 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई आपका पाई हो गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, पाई को क्या लिखते हैं आप 22 डिवाइड बाई 7 लिखते हैं, तो 2 इंटू 22 एंड इंटू 7I0, तो ये हो गया आपका 11, तो 7/11। अब 7/11 करेंगे तो 11 इंटू 6 आपका होता है 66 होता है, 6 आ गया, फिर आपका 4 बच गया तो 33 हो गया, फिर आपका 7 बच गया, तो ये आपका 6363 करके आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आई का जो अपना एवरेज वैल्यू है वो बराबर है मेरा 2 डिवाइड बाई पाई I0 और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.63 और 6363 को मैं इसको राउंड अप करके लिख देता हूँ 0.637 I0। तो ये आपने समझना है। अब कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा और कभी आपने एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ याद रखनी है और आप नहीं तो ये 2/पाई वाली चीज़ को याद कर सकते हैं। समझ गए इसमें किस प्रकार से हमने एवरेज निकाला। आप इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, आपको ये डेरिवेशन करने को नहीं बोलेगा, बल्कि कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि ऐसा क्यों है। तो आपको मेरे ख्याल से चीज़ याद होनी चाहिए, ये 2 डिवाइड बाई पाई है। अगर आप कभी भूल भी जाए तो इस प्रकार से उसको फिर से आप रिट्रीव कर सकते हैं और ये हो गया हमारा 2 डिवाइड बाई पाई I0 और इज इक्वल टू आपका 0.637 I0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपकी
ये समझिए कि आई की जो एवरेज वैल्यू है वो आई नॉट से हमेशा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है कितना 0.637 का। समझे बात को। हम ये बोल रहे हैं कि जो उसकी पीक वैल्यू है, जो उसकी पीक वैल्यू है वो उससे कम होगी हमारी एवरेज की वैल्यू। वो तो बहुत ही कॉमन बात है, मतलब एक इजीली अंडरस्टूड है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि एक क्लास है जिसमें लोगों की उम्र जो है 17 है, 18 है, 19 है, 21 है, तो इसकी पीक वैल्यू मान लो 21 है और इसकी एवरेज वैल्यू इसके बीच में कहीं आएगी, तो पीक वैल्यू जो है उस एवरेज वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि हमेशा जो एवरेज वैल्यू है वो कम होगी, और आपकी एवरेज वैल्यू कहाँ होगी, ये इसके आसपास कहीं, इसके बीच में कहीं होगी। और ये पीक वैल्यू है, ये इसकी एवरेज वैल्यू रहेगी। ये वाली इसकी पीक वैल्यू है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है। तो आपने समझा। और आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, 2 डिवाइड बाई पाई आई नॉट होता है, और ये आई नॉट क्या है, आपकी पीक वैल्यू है। ठीक है, याद रहेगा आपको। आई एवरेज क्या है, 2 डिवाइड बाई पाई इंटू आई नॉट है, या फिर 0.637 है, मतलब 2 और उसको डिवाइड करना है आपको पाई से। तो यहाँ पे हमने समझ लिया व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस एसी करंट। आइए दोस्तों, हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, और इसी के साथ में एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, RMS, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर के बारे में आप जानते होंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम जानते हैं। तो दोस्तों, रूट मीन स्क्वायर क्या है। अगर मुझको डिफरेंट डेटा दे रखा है, सपोज कीजिए मुझको डेटा दे रखा है A1, A2, A3, A4 से लेकर AN का डेटा दे रखा है, और ये टोटल मिला के कितनी वैल्यूज़ है, ये हमारी n वैल्यूज़ है। तो इसका जो RMS होगा वो क्या होगा, वो होगा RMS, इसकी वैल्यू होगी A1 का स्क्वायर कीजिए, A2 का स्क्वायर कीजिए, और सभी का आप स्क्वायर करके अब उनको ऐड कर दीजिए, और उसको आप भाग दीजिए किससे, n से आप भाग दीजिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो आपने लिए, और उसको आप कर दीजिए रूट। तो ये है हमारा RMS का फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि करंट की RMS जो है इस साइनसॉइडल की वो कितनी है, वो हम समझेंगे। तो देखिए, हमारी जो करंट है, हमारा जो ग्राफ है वो हमारा जैसे ये है, ठीक है। तो एक पूरी साइकिल के लिए, इस पूरी साइकिल को आप देखिए ध्यान से, तो इसके अलग अलग सैंपल मैं लूँ। जैसे यहाँ पे करंट 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, यहाँ पे 10 एम्पेयर है, ऐसे यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 0 है। तो 1 का स्क्वायर करूँ, 2 का स्क्वायर करूँ, 3 का करूँ, 3.5 का करूँ, 10 का करूँ, सबको मैं स्क्वायर करूँ, उनको जोड़ दूँ और सबका वर्ग निकाल दूँ, सबको जोड़ दूँ, और उसके बाद उसको भाग दूँ, जितने मैंने उसके टुकड़े करे हैं, तो मुझको मिल जाएगी उसकी RMS की वैल्यू। ठीक है, यह मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो दोस्तों, I क्या होता है, I होता है मेरा I0 साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। अब अगर मैं इसके RMS की वैल्यू कहूँ तो इंटीग्रेशन के माध्यम से मैं इसको निकालता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ जब ओमेगा टी 0 है और जब ओमेगा टी मेरा है 2 पाई, और यह है मेरा I0 साइन ओमेगा टी है। और तो इस I0 ओमेगा टी का मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, नंबर ऑफ सैंपल में लूँगा, यहाँ पे मैं 2 पाई सैंपल ले रहा हूँ, और इसका मैं कर दूँगा, मैं रूट निकाल दूँगा। तो ये हो जाएगी मेरी RMS की वैल्यू। तो देखिए, इसको मैं आपको सिंपली हल करके बता देता हूँ और आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो देखिए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। आप ओमेगा टी से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी और I0 स्क्वायर आया, उसको हम बाहर ले लिया, तो वो I0 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आप मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है। क्या है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आपका 2 है। अब आपने जो अगर कॉस का ग्राफ देखा होगा तो आप ये समझे होंगे कि 0 से लेकर ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये आपका ग्राफ ऐसे और फिर ऐसे करके जा रहा है। तो आप देखिए, इसकी पूरी आप जोड़ेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू कॉस की लेंगे पूरी साइकिल के लिए, वो हो जाएगी 0, क्योंकि जितना ये नीचे है और उतना ही वो ऊपर है। तो कॉस 2 ओमेगा टी का अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वो तो वैसे ही 0 होता है, ये तो 0 हो ही गया। तो हमारे पास में बचता क्या है दोस्तों, हमारे पास में बचता है 1 डिवाइड बाई 2 बचता है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 बचता है। ये क्या है दोस्तों, I0 स्क्वायर है।
ये क्या है दोस्तों, 2 पाई है, और यहाँ पे हमारा बचता है 1, ये वाला 1, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके 2 पाई हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आई नॉट स्क्वायर है, ये 2 पाई है, ये 1 है, और 2 पाई से 0 जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका, ये 1 है, तो ये आपका जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होता है x, और x की जगह आप लिखिए 2 पाई, फिर आप उसको 0 से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये लिखा है आपका पाई। अच्छा, एक 2 और इसमें हमने लेना रह गया, क्योंकि एक 2 तो 2 पाई तो था ही, और साथ में ये जो यहाँ से आया 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा भाग 2, तो ये 2 भी इसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 2 पाई माइनस 0 लिखा है, मतलब इसको हम खोलेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस 0, मतलब 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल, और इसका हमको लेना है रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आई नॉट, और नीचे है √2 है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, आई नॉट डिवाइड बाई √2 है। अब आप देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होइए, 0.707 भी लिख सकते हैं और आई नॉट डिवाइड बाई √2 भी लिख सकते हैं। ये कैसे आया 0.707, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई √2 है, यहाँ से आप √2 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी √2 से कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, √2 आप क्या है 1.414 है, और ये √2 इंटू √2 आपका 2 होता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 0.7, फिर आपका 0, फिर 7, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे 0.707 या फिर आई नॉट डिवाइड बाई √2। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि ये मैंने डेरिवेशन कराया, अगर आपका करे नहीं करे कोई बात नहीं, पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए, खांसी आया क्यों आया, जिससे आप इसकी थोड़ा फैमिलियर हो जाए। पर मेन जो आपको बात यहाँ पे समझनी है वो ये समझनी है कि आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो है आई नॉट डिवाइड बाई √2, 0.707 इंटू आई नॉट, और आरएमएस की वैल्यू जो है पीक से होती है कम, आरएमएस की वैल्यू पीक से होती है कम, क्योंकि नीचे क्या है 1.414 से हम डिवाइड कर रहे हैं, या फिर 0.707 से हम इसको गुना कर रहे हैं, तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है आई नॉट से कम। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आपको इस प्रकार से आ गया कि बताइए कि आई आरएमएस की वैल्यू है आपकी, और आपको लिखा आ गया √2 इंटू आई नॉट आ गया, या फिर आपको आ गया आई नॉट डिवाइड बाई √2 आ गया, या फिर एक ऑप्शन आ गया आई नॉट आ गया, या फिर आ गया 2√2 आई नॉट आ गया, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तब आपने बताना है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई √2 होगा, क्योंकि ये जो है इसको कम करेगा इसको। ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू कम होती है आई पीक से। तो अभी आपने जो है ये भी समझ लिया आर एम एस का। तो दोस्तों आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके समझ चुके हैं। आई एवरेज की वैल्यू आपने समझ लिया है 0.637 थी, और इसकी वैल्यू है 0.707। तो इसमें मैं आपको एक और बात, एक और आप एनालिसिस कर लीजिए कि अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई करंट के लिए आई आर एम एस ज़्यादा होगा या आई एवरेज ज़्यादा होगा, बताइए क्या ज़्यादा होगा, आई आर एम एस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आई आर एम एस मेरा कितना है दोस्तों, वो है 0.707 है, और आई एवरेज मेरा कितना है दोस्तों, अभी कितना हमने निकाला था 0.637 आई नॉट है। तो आई आर एम एस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी आपकी आई एवरेज से। तो ये हमने सारे कॉन्सेप्ट इसके समझ लिए अच्छी तरह से। अब बस हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। आइए कुछ हम ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग जो है थ्योरी पढ़ते हुए काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो साथ में ऑब्जेक्टिव भी चलते रहेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो आइए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो आपके विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एसी के माध्यमान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध है। ये चारों क्वेश्चंस है, इसको आप एक बार पहले खुद बनाइए, जिससे आपको याद करने में या फिर जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। उसके बाद में इसको पॉज को दबा के फिर इसका सॉल्यूशन आप देखें, ठीक है। तो आइए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने एक बार अटैम्प्ट कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन जानते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए सारे। एसी के माध्य मान तथा एसी के शिखर मान में क्या संबंध है। तो अभी हमने पढ़ा था माध्य मान और एसी के शिखर मान, क्या पढ़ा था हमने, जो आई एवरेज होता है वो कितना होता है 2 डिवाइड बाई पाई आई नॉट होता है, ठीक है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी मिल रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0.637 I0 भी लिख सकते हैं। तो जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसने पढ़ा होगा, समझ में आ रहा होगा, ये √2 वाला फैक्टर तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पाई भी आता है, 2 भी आता है, ठीक है। तो यही हो सकता है या ये हो सकता था, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आई की जो पीक वैल्यू है वो 2/पाई लिखी है, जो कि गलत है ना। और ये पाई ये होती है आपकी, यहाँ पे I0 है, देखिए इसको आप फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उसको रटेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, ठीक है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये लिखा है 2 और ये लिखा है आपका 3.414 लिखा है। पाई क्या होता है, 3.414 होता है। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब 2/3 है, मतलब उससे 2 से कम होगी, मतलब आपकी 1 से कम होगी। अगर आपकी 3.414/2 होती है ये चीज़, तो आपकी वो 1 से ज़्यादा हो जाती है। तो इस केस में I0 की जो वैल्यू है वो I से जो है कम हो रही थी, और यहाँ पे आप देखेंगे वो ज़्यादा हो रही है। तो ये आपकी मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, तो I की वैल्यू जो होती है आपकी, आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो कम होती है आपके पीक करंट से। तो इसलिए मेरा आंसर वैसे भी ये वाला है। और ये भी आपको जो है याद होना चाहिए, ऐसे भी याद होना चाहिए और ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, इसको भी समझिए बात को, है ना, कि हमेशा जो आई की जो माध्य वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो कम होगी आपके पीक वैल्यू से। तो ये यहाँ पे फिट बैठेगा, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है, तो उसका तात्कालिक अधिकतम मान क्या होगा। तात्कालिक अधिकतम मान मतलब पीक वैल्यू उसकी क्या होगी। तो जो भी आपका जो मेजरमेंट किया जाता है मल्टीमीटर के थ्रू और आपके एमीटर में, वो जो मेजर के करते हैं दोस्तों, वो आरएमएस किया जाता है, आपका रूट मीन स्क्वायर किया जाता है। तो क्या इसमें इन्होंने बताया नहीं है, पर ये अंडरस्टूड है, ये मान्य है कि ये आरएमएस की बात कर रहा है, 4 एम्पियर आरएमएस है। और हमने क्या समझा था कि IRMS की वैल्यू क्या होती है आपकी, IRMS की वैल्यू होती है आपकी तत्कालिक वैल्यू, मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है पीक डिवाइडेड बाय √2 होती है। तो I = होगा √2 × IRMS होगा, यानी कि IRMS 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 × √2, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, AC के RMS मान तथा AC के शिखर मान का अनुपात हमको बताना है, हमको 4 विकल्प दे रखे। तो हमने क्या पढ़ा था, वही IRMS = I / √2 होता है। तो अगर IRMS करूं और नीचे लिखूं मैं शिखर मान, मतलब I लिखूंगा, इसमें शिखर मान I0 लिखूंगा, तो ये होगा आपका 1 / √2, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये आपका सही हुआ। और उसको वैसे भी आप समझ सकते हैं कि RMS की वैल्यू जो है शिखर से कम होगी, तो ये तो 1.414 है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकती थी। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता था, ये हो सकता था। और जो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है IRMS / I = 1 / √2। आइए अब मैं 14 क्वेश्चन बढ़ता हूँ, और 14 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसके कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, और इसका ऑप्शन ABCD में भी आप लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन इस प्रकार से है, अब आप ये बताइए कि AC के RMS का मान और AC के माध्य मान का बीच का आपको अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। और मैंने आपको 4 विकल्प दे रखे, ये है एवरेज और ये है हमारा RMS। तो RMS / एवरेज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा टिक करके आएंगे ऑप्शन, वो दिखिएगा।